बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण का पाठ सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको वसंत के पाठों को पढ़ाया। आज मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके व्याकरण का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अनुच्छेद पढ़ूंगी, फिर आपसे कुछ सवाल करूंगी, फिर आपको मैं विषय पर ले आती हूँ। तो मैं एक अनुच्छेद पहले पढ़ती हूँ, आप उसको सुनिए ध्यान से। एक अनुच्छेद ये है, आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ पर मैंने एक अनुच्छेद पढ़कर आपको सुनाया, जिसमें विक्रम साराभाई का नाम लिया गया। उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि प्रमुख वैज्ञानिकों में से थे। अब यहाँ पर उनके बारे में बताते हुए भी हमने प्रत्येक लाइन में बार बार विक्रम साराभाई शब्द को रिपीट नहीं किया, कि पुनरावृत्ति नहीं की, क्योंकि वो पढ़ने में, लिखने में और सुनने में दोनों अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जगह हमने कहा वे प्रतिभा के धनी थे, वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। तो हमने इस तरह से पढ़ा, यानी कि हम बात किसकी कर रहे थे? साराभाई, विक्रम साराभाई की। और बाद में हम उन्हीं के लिए ये तमाम शब्दों को प्रयोग किए। अब मैं विषय पर आ जाती हूँ। यहाँ पर सर्वनाम मुझे आपको पढ़ाना है। तो सर्वनाम, पहले तो दो शब्द हैं इसमें। सर्व मतलब सबका, नाम यानी जो नाम होते उसके लिए। तो जो सबके नाम होते हैं उनकी जगहों पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम पढ़ाने के पूर्व मैं आपको संज्ञा का थोड़ा सा परिचय दे दूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान अगर गए तो यहाँ पर मैंने संज्ञा के रूप में नाम लिया विक्रम साराभाई का, कि विक्रम साराभाई के बारे में बात की जा रही। तो ये संज्ञा है। अब परिभाषा की ओर मैं आपको ले चलती हूँ कि वास्तव में परिभाषा क्या होती है, कैसे आपको याद करनी होगी। सबसे पहले आपको आसान सा तरीका बताऊंगी कि कैसे याद करनी पड़ेगी आपको परिभाषा, कैसे याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है संज्ञा शब्द विक्रम साराभाई की, और उन्हीं के लिए हमने आगे वाले शब्दों को बोला है। तो परिभाषा अपने आप स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं बोर्ड पर बाद में लिखूंगी, पहले मैं आपको फिर वही अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ कि आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी बात हो रही थी। अब उनके लिए क्या कहा जा रहा? वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो और परिभाषा करी कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या बोला? वे। फिर बोले वे उच्च कोटि के, तो यहाँ भी वे बोले। फिर साथ में हमने कहा उन्होंने। तो यानी कि ये सारे जो शब्द हैं
उस संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं अब बोर्ड पर सर्वनाम की परिभाषा लिख देती हूँ, फिर मैं आपको आगे की बात समझाऊंगी। तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रही हूँ। आप अपनी कॉपी पर लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए, ध्यान से देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, जो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप उसको अच्छी तरह जान गए होंगे। जैसे अगर कहें, उदाहरण दे देते हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ। उदाहरण के लिए राम बाजार जाएगा तो वह सब्जी फल सब कुछ खरीद कर लाएगा। अब हमने यहाँ पर बात की राम की, मैंने यहाँ पर राम की बात की कि राम बाजार जाएगा। अब इसी राम के लिए हमने यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया कि वह सब्जी फल सब कुछ खरीद कर लाएगा। ये वह कौन है? यही राम है। तो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द जो है वह सर्वनाम हो गया। कुछ एक उदाहरण और देते हैं, जैसे वह खाना खाता है। अब ये वह इसका सर्वनाम हो गया। ये यहाँ पर मैंने ऊपर वाला उदाहरण इसलिए संज्ञा के साथ दिया है कि ताकि आपको ये संज्ञा की जो परिभाषा है वो स्पष्ट हो जाए कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, आपको आसानी से याद हो जाए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा है, इसी के स्थान पर यहाँ पर ये वह आया है, तो ये सर्वनाम हो गया। और ये उदाहरण तो मैंने इसलिए छोटा दिया कि आप आसानी से उसे याद कर सके, लिख सके। फिर एक और दे देते हैं आपके समझ के लिए। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। अब यहां पर ये हम हो गया, ये हो गया। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया? सर्वनाम की परिभाषा, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। अगर आपने संज्ञा अभी तक पढ़ लिया है तो सर्वनाम आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। बस संज्ञा की परिभाषा आप जानते ही हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे यहाँ वह आया है, वह खाना खा रहा है, ये किसी संज्ञा के लिए ही वह लगाया गया होगा। हम सब बाजार जाएंगे, यहाँ भी किसी संज्ञा के लिए इसको कहा गया होगा। तो ये सारी चीज जो है सर्वनाम है। अगर आपको सर्वनाम की परिभाषा पूछी जाए तो आप सबसे पहले परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर लिखें। प्रायः बच्चे क्या करते हैं कि अगर पूछा गया कि सर्वनाम की परिभाषा दें तो उदाहरण छोड़ देते हैं, क्योंकि उदाहरण लिखा नहीं, उदाहरण भी दें।
लेकिन उदाहरण लिखना चाहिए, नहीं तो वो व्याकरण का जो हिस्सा है अधूरा माना जाता है। आपने उदाहरण देके नहीं समझाया तो कैसे किसी को समझ में आएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो इतनी बात मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर ये छोटा सा चित्र बना दिया है जिसके माध्यम से मैं आपको सर्वनाम के भेद बताऊंगी। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्वनाम के भेद। बच्चों, आपको मैं बता दूं, क्योंकि मुझे ये किनारे इसलिए लिखना पड़ा, इसलिए मैं और किनारे खड़ी हूं कि आपको ये दिखाई पड़े, बोर्ड अच्छे से समझ में आए। तो मैं बता दूं कि जितने पद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उनमें एकमात्र सर्वनाम ही ऐसा है जिसमें भेद ज्यादा है और बच्चों को ये याद नहीं होते। तो इसको याद करने के लिए, आपको इसके भेदों के नाम याद करने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका बनाइए और अपनी उंगली पर आप क्या करिए कि आप इसको याद करने के लिए, क्योंकि भेद इसके ज्यादा हैं, 6 हैं, संज्ञा के 3, सर्वनाम के 6, विशेषण के 4, क्रिया का 2, क्रिया विशेषण का 4। तो इतने ही भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम में सबके 4 से अधिक नहीं है। और सर्वनाम के भेद जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 भेद हैं। ये 6 भेद हैं यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है। क्रम से देखिए, एक नंबर भी डाल देती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो ये 6 भेद हो गए जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसी को अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद बताइए, तो आप इन्हीं के नाम लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये याद कैसे होगा। याद करना कठिन है, तो आप इसको याद करने के लिए बड़े अच्छे से पंक्तिबद्ध करके लाइन के लाइन जोड़ के आप इसको ऐसे याद करिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद, तो इसको ऐसे याद करिए। उंगली अपनी लीजिए, ऐसे करके उंगली लीजिए और कहिए, पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न निज संबंध। बस देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। जब कभी आपको याद करना हो और आपको बहुत कठिन लगे कि सर्वनाम के भेद इतने हैं, मुझे क्रम भी भूल जा रहा है, कैसे लिखें, क्या करें, तो आप बस अपनी उंगली पर उनको याद कर लीजिए। और उंगली पे पहले इस उंगली से शुरू करिए, इस उंगली से शुरू करिए, पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न निज संबंध। अब चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, तो इस तरीके से एक गीत की तरह गीत की एक पंक्ति बन जाएगी और आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। कभी भी आपको लिखना हो तो आप अपने मन में उसको दोहराइए, पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न निज संबंध। 6 के नाम आपको याद हुए, सबके आगे वाचक लगाइए और सर्वनाम लिख दीजिए। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आपके जो है पूरे 6 भेद हो गए। और इसको आसानी से याद कर लीजिए कि पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न निज संबंध। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, किसी को कुछ भी बताने या कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इतनी चीजें आपने, उम्मीद है, अपनी कॉपी पर उतार लिया होगा। नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो इस तरीके से मैंने आपको परिभाषा बिल्कुल आपके स्तर पर उतरकर मैं ये चीजें बता रही हूँ। बहुत ज्यादा चीजें इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम बताइए, फिर भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण। इतनी चीजें जान गए तो भेद पहचानना आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद की चीजों को आगे बताऊंगी। तो आज मैंने अभी इतना बताया, अब मैं इसके भेदों पर आती हूँ। तो यहाँ से मैं
एक एक भेद को यहाँ लिखूंगी, उसकी परिभाषा बताऊंगी, फिर उसके बाद उसके उदाहरण लिखूंगी। तो इतनी चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर मैं बढ़ती हूँ इसके भेदों की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पर रब कर दे रही हूँ और रब करके मैं फिर आपको भेदों के बारे में बताऊंगी। इतनी चीजें हो गई आपकी ये। अब देखिए, अब मैं इसको सर्वनाम के भेद लिख देती हूं। सर्वनाम के भेद। अब लिखिए आप यहां पे, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपका भी समय बचेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और संबंध वाचक सर्वनाम। तो यहां पर मैंने अलग से आपको ये भेदों के नाम इधर लिख दिया, क्योंकि यहाँ मुझे खड़े होने पे कुछ चीजें हो सकता है आपको न दिखाई पड़ रही हो, तो मैंने उसी को यहाँ लिखा है, जिसको आपको उतारने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तो मैंने इसलिए फूल पत्ती की तरह बना के आपको दिखाया कि ताकि इस बहाने से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और आपको उंगली पर याद करना मैं सिखा दूं। पुरुष निश्चय निश्चय, प्रश्न निसंबंध, पुरुष निश्चय निश्चय, प्रश्न निसंबंध, बस आपको सबके साथ वाचक जोड़ते जाना है, सर्वनाम लिख देना है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपने यहाँ अपनी कॉपी पर आप इसको लिख लीजिए। तब मैं आपको इनके भेदों में से जो पहला वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम वो बताऊंगी, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप इसको उतार लीजिए, मैं कुछ सेकंड रुक जाती हूं ताकि आप इसे उतार ले, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार चुके होंगे। तो मैं इसमें से बाकी को रब कर देती हूं और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसको मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ आपको आगे लिखवाने के लिए। तो मैं पुरुषवाचक लिखवाऊंगी, इसलिए मैं नीचे के सारे को रब कर देती हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए यहाँ बोर्ड खाली होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना आपने कर लिया होगा। तो मैं अब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पहले समझाऊंगी, फिर आपको लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है
जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग होता हो। ध्यान से सुनिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है और अन्य कौन है। मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मैं यहाँ वक्ता हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। और अगर मैं आपसे किसी तीसरे के बारे में बात करूंगी तो मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए, और वो जो तीसरा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो अन्य हो जाएगा। तो यहाँ तीन चीजों के बारे में बात की जाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के बारे में हमें बताता है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल है, आपको बस ऐसे ही समझनी पड़ेगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के संबंध में बात करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा पहले यहाँ लिख देती हूँ, फिर आगे की चीज समझाती हूँ। तो अब आप अपनी कॉपी पर पुरुषवाचक सर्वनाम की हेडिंग डालिए और साथ में लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। आप मैं बोल के लिखवा दूं या आपके बोर्ड पे लिख देती हूं, मैं लिख देती हूं, आप देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, आप मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के बारे में बात करें। मैं यहां अंडरलाइन कर देती हूं, वक्ता, श्रोता और अन्य, ये आपको समझना होगा। तो मैं वक्ता कौन होता है, अब देखिए हम पहले यहां समझा रहे हैं वक्ता कौन है। वक्ता कौन है, मैं, तो इसका मैं हो गया या हम है। वक्ता मैं हूं या हम हैं, तो इसका जो है मैं और हम हो गया। अब श्रोता कौन है, श्रोता, तो श्रोता तुम लोग हो या आप लोग हैं, तो तुम और आप हो गया। उसके बाद अन्य की बात आती है, अन्य कौन है, अन्य में कौन है, तो अन्य में वह है, वे है या उन्हें, कुछ भी करिए आप। वह और वे लिखिए, दो दो सब में है तो उन्हें मत लिखिए, तो हो गया। अब इसके भेदों को मैं आपको समझा दूं, इसी से पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्लियर हो जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जो किसी वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के बारे में बात करे। तो वक्ता कौन है, मैं और हम हैं। श्रोता कौन है, तुम और आप हैं। अन्य कौन है, वह और वे हैं। अब जब हम इसके भेदों की बात करते हैं, इसके इतना आप समझे रहिए और एक दो उदाहरण लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके भेदों की बात यही समझाएंगे इसके साथ ही कैसे। तो आपको लिखवा देते हैं, वह बाजार जाता है। उदाहरण लिख लीजिए, इतना लिखने के साथ इधर लिखिए, उदाहरण लिखिए, वह बाजार जाता है। मैं खाना
मैं खाना खाता हूं, तो इसमें वह और मैं हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको इसका भेद पढ़ाने के पहले इसको इतना समझा देती हूं कि इसी से इसके भेद की पहचान आप कर लेंगे। तो जितने भी वक्ता होंगे वो वक्ता कौन होंगे? जितने वक्ता होंगे वो सारे उत्तम पुरुष, इनको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। आप वक्ता का नाम रख लीजिए उत्तम पुरुष, श्रोता का नाम रख दीजिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य का एक नाम रख लीजिए अन्य पुरुष। देखिए ये यहां पर मैंने बता दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसकी बात करता है? वक्ता की, श्रोता की और अन्य की, इनकी बात करता है। और इसके भेदों की अगर हम बात करें फिर तो इसके 3 भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। कौन कौन से? वक्ता के लिए हम उत्तम पुरुष, मैंने इसको एक नाम दे दिया उत्तम पुरुष, श्रोता को मैंने दूसरा नाम दिया मध्यम पुरुष, और अन्य को मैंने नाम दिया अन्य पुरुष। तो यही इसके भेद हो गए, ये सर्वनाम के भेद हो गए। अब आपसे कोई भी पूछे कि सर्वनाम के भेद बताइए, तो आप लिखेंगे सर्वनाम के भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और उदाहरण आपके ये हो गए। पूरा आसानी से आपको ये पुरुषवाचक सर्वनाम स्पष्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको इतनी चीजें बताई, समझाई, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इतना व्याकरण की भी मैंने शुरुआत की है, सर्वनाम की परिभाषा बताई आपको कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। थोड़ी सी पुनरावृत्ति इसलिए अंत में कर देते हैं कि ताकि आपको व्याकरण समझ में आ जाए। बच्चों, व्याकरण लिखने और किताब से पढ़ने की चीज नहीं है। आप कितना भी पढ़ोगे लिखोगे वो याद नहीं होगा, आप उसे समझो, जितना समझोगे उतना याद होगा। तो आप उसे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा फिर उसके उदाहरण बताए। अब मैंने जब आपसे कहा कि आपको ये जानना चाहिए कि सर्वनाम के भेद सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा सर्वनाम के भेद होते हैं, तो उस चीज को मैंने आपको यहाँ इस चित्र के माध्यम से दिखा दिया कि कैसे 6 भेद मैंने यहाँ अलग कर दिए हैं। फिर मैंने बोर्ड पर भी अलग लिख के आपको दिखाया, और इसको याद करने के लिए आसान सा एक लाइन सिखा दी कि पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निसंबंध। तो इस तरीके से आप उसको याद भी आसानी से कर सकते हैं, तो भूलेगा नहीं। और उसके बाद मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के बारे में बात कहे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हुआ। और फिर मैंने ये भी बताया कि वक्ता कौन होता है। अब हम बोल रहे हैं तो वक्ता हम ही हैं, तो हम कहें या मैं कहें, मैं बोलूं या हम बोले, दोनों में वक्ता हम ही हैं। तो जितने वक्ता है, वक्ता का उदाहरण मैं और हम हो जाएगा। सुनने वाले तुम होगे या आप लोग हैं, तो दोनों आपका उदाहरण तुम और आप श्रोता बन गया। और जब मैं आपसे किसी तीसरे की बात करने लगूं तो वो अन्य में आ जाएगा। वह, मैं आपसे कहूं कि वह बाजार जा रहा है, अब मैंने आपसे ये चीज कहा कि वह बाजार जा रहा, वे लोग खेल रहे हैं, तो मैंने आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कही, तो ये सारे जितने कितने आ जाएंगे, अन्य में आ जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों हुआ। अब इसी के माध्यम से हमने भेद समझ लिया, और उस भेदों का उदाहरण ये होगा, भेद ये होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप चाहे तो उत्तम पुरुष का उदाहरण लिख सकते हैं कि उत्तम पुरुष मैं और हम, इसका उदाहरण है। मध्यम पुरुष में तुम और आप, इसका उदाहरण है।
वह और वे अन्य पुरुष में, इसका उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण के इसके बाद के अंश यानी कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक जो सर्वनाम के भेद अवशेष बचे हैं उसको लेके मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आज इस वीडियो को यही समाप्त कर रही हूँ और इसके बाकी बचे हिस्से को मैं आपको पुनः पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।